कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। और मेरी आपसे एक विनती है, इस कठिन परिस्थिति में आप अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, बाहर कहीं भी मत जाएं, गांव शहर और कहाँ पर भी मत जाएं, और बार बार अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मुंह पर मास्क लगाए रहें। तभी आप इस कोरोना को, महामारी बीमारी को भगा सकते हैं। तो चलिए छात्रों, आज हम अध्ययन की ओर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करते हुए आज हम मातृभूमि 10वीं कक्षा की जो कविता है, मातृभूमि कविता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले मातृभूमि के संबंध में कुछ 2-3-4 बातें मैं आपको बताकर इस कविता की ओर आपको ले चलूँगा। तो बच्चों, प्रथम पृष्ठ संख्या 1, 10वीं कक्षा के आप सभी पुस्तक अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 1 देखें। देखिए, यहाँ पर मातृभूमि जो हमारी भूमि है, जो हमारी माँ कहलाती है, उस भूमि की रक्षा करना हम सबका आद्य कर्तव्य है। उस भूमि पर कोई आंच ना आने देना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। इसी के लिए हम जीना है और इसी के लिए हम मरना है। इसीलिए हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है। यहाँ पर इस भूमि के खातिर, इस धरती माँ के लिए हम अपना जान देने के लिए भी सन्नद्ध रहना है और तैयार रहना है। तो चलिए छात्रों, मैं सबसे पहले इस मातृभूमि कविता के कवि हैं यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले हम उनका कुछ संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर शामपट पर लिखा है, उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ और उनका जन्म स्थान है शफीपुर नामक गांव। जो शफीपुर नामक गांव उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में आता है। उन्नाव जिले में आने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के शफीपुर नामक गांव में सन 1903 को 30 अगस्त भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की है। भगवती चरण वर्मा जी ने इलाहाबाद से उन्होंने BA की उपाधि, LLB की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। भगवती चरण वर्मा ने 2 प्रमुख पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी भगवती चरण वर्मा जी ने किया है। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की है। भगवती चरण वर्मा जी ने आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक प्रमुख उपन्यास है जो चित्रलेखा नामक बहुत ही प्रचलित है। उस चित्रलेखा उपन्यास के ऊपर उस चित्रकथा
के ऊपर 2 बार फिल्म निर्माण किया गया है। आप सभी को गंभीरता से याद रखना होगा, भगवती चरण वर्मा जी का जो एक प्रमुख उपन्यास था चित्रलेखा, उस चित्रलेखा के कथा वस्तु पर 2 बार फिल्म का निर्माण किया गया है। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। और एक दूसरा जो पहला उनका चित्रलेखा उपन्यास, उस कथा वस्तु पर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने 2 बार फिल्म का निर्माण किया है। और दूसरा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है भूले बिसरे चित्र। यह भूले बिसरे चित्र नामक एक उपन्यास हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत है। देखिए कितने अद्भुत उपन्यास का भगवती चरण वर्मा जी ने रचना की है। और देखिए उनके अपने खिलौने पतन, 3 शीर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये सब उनके उपन्यास हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट पर भी मैंने कुछ उनके संक्षिप्त में उपन्यास लिखे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं अपने खिलौने, पतन, 3 शीर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और देखिए मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, ये इनके प्रमुख कहानियाँ हैं। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, ये इनके प्रमुख कहानियाँ हैं। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, ये इनके कविता संग्रह हैं। ये इनके कविता संग्रह हैं। मेरे नाटक, वसीयत, ये 2 इनके प्रमुख नाटक हैं जो आपको अध्ययन के लिए दिया गया है। आदि और भी बहुत सारे उन्होंने रचना किए हुए हैं। उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं और भी लोकप्रिय कृतियां भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित लोकप्रिय रचनाएं बहुत सारे हैं। और उसी के साथ 5 अक्टूबर सन 1981 को भगवती चरण वर्मा जी का देहांत होता है। तो छात्रों, आशा करता हूँ भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त में आपको जानकारी, परिचय प्राप्त हुआ है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ें। कविता की ओर बढ़ने से पहले, कविता की ओर जाने से पहले मैं इस कविता को, मातृभूमि कविता को लय, राग, ताल, लय के साथ वाचन करूँगा, पढ़ूँगा। आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक इसको देखते रहें और जहाँ पर भी चिन्हों का मैंने चिन्हों के साथ इसको पढ़ूंगा तो आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जहाँ पर कौन सा चिन्ह है मैं उसी के साथ यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है
खनिजों का कितना व्यापक धन तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। अच्छा बच्चों, इसी तरह आप भी राग लय ताल के साथ गाने का प्रयास कीजिए, आपको भी आएगा और बहुत ही जल्द यह आपको कविता याद हो जाएगी और ज्ञात आ जाएगी। तो छात्रों, हमने भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त में परिचय भी प्राप्त किया और इस कविता का आदर्श वाचन भी किया। जिस तरह कविता पढ़ी जाती है उस तरह हमने इसका वाचन किया। अब हम देखेंगे इसके निहित कौन से कारण से यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी ने आपके लिए अध्ययन के लिए यह एक कविता आपको दी है। तो उनका आशय क्या है, तो उनका उद्देश्य क्या है, देखिए अपनी पुस्तिका में ही दिया गया है। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। बिल्कुल सही उद्देश्य के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, बहुत ही खूबसूरत ख्यालात के साथ भगवती चरण वर्मा जी ने आपके लिए ये जो मातृभूमि का कविता अभ्यास के लिए रखा है, बहुत बहुत बढ़िया है। देखिए आज सभी छात्रों के मन में, सभी विद्यार्थियों के दिल में देश के प्रति प्रेम जगाने का भी एक कार्य करना आवश्यक है। उनके मन में देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति अच्छी भावना, देश की रक्षा करने की एक सकल संकल्प, इन सभी कार्यों को उनके मन में बोना ही एक आजकल कार्य बनना चाहिए। यह सोचते हुए भगवती चरण वर्मा जी ने यह कविता आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। तो बच्चों, आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने यहाँ कविता का वाचन किया। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कविता को सुना और देखिए अब इस कविता के निहित आने वाले कुछ शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। आप एक एक करके यहाँ पर देखिए। मैंने लिखा है विलोम शब्द को, कुछ ही विलोम शब्द इस कविता के अंदर आते हैं जो मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। आप देख सकते हैं, हरे भरे हैं पेड़ सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। यहाँ जो भगवती चरण वर्मा जी ने अपने कविता मातृभूमि में कहा है, हरे भरे शब्द का विलोम रूप हो गया सूखे। इसका विलोम रूप हो गया सूखे। और यहां पर देखिए अंदर
शब्द आया हुआ है इस कविता के अंदर, उसका विलोम रूप हो गया बाहर। और एक शब्द है सुख शब्द यहाँ आया हुआ है, उसका विलोम रूप हो गया दुख। और एक शब्द आया हुआ, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जो शब्द आया हुआ है एक, इसका विलोम रूप हो गया अनेक, इसका विलोम रूप हो गया अनेक। और यहाँ पर देखिए ये उसका बहुत भी हो सकता है, एक बहुत। एक यहाँ पर देखिए आप, ये बहुवचन होगा अनेक, और यहाँ विलोम में होगा ये बहुत और अनेक। यहाँ पर न्याय शब्द आया हुआ है, न्याय शब्द का विलोम रूप होगा अन्याय। तो उसी के साथ और भी कुछ जो युग्म शब्द और द्विरूपी शब्द इस कविता के निहित आए हुए हैं, उनको भी मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। तो बच्चों आप ध्यान पूर्वक इस श्यामपट्ट की ओर देखें और समझ लें कि कौन सा शब्द युग्म है और कौन सा शब्द द्विरूपी है। यहाँ पर देखिए हरे भरे शब्द को हम हिंदी के व्याकरण के रूप में कहते हैं युग्म शब्द, और इसको हम समझने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। द्विरूपी शब्द जो मैंने वहां पर लिखा है, द्विरूपी अर्थात द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। दोनों शब्द यदि एक ही जैसे आए तो वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से द्विरूपी शब्द कहलाएगा। और दोनों शब्द अलग अलग आ जाएं तो वे शब्द हिंदी व्याकरण में युग्म शब्द कहलाएंगे। अर्थात मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है हरे भरे शब्द आया हुआ है तो वहां स्वाभाविक रूप से हो गया युग्म शब्द। और है फल फूलों से युक्त वन उपवन शब्द आया हुआ है, फल फूलों, यह भी शब्द कौन सा हो गया? युग्म शब्द होगा। सही बच्चों, बिल्कुल सही कहा तुमने। और वन उपवन, वन उपवन शब्द भी युग्म शब्द है। मुक्त हस्त, मुक्त हस्त भी एक युग्म शब्द ही है। सुख संपत्ति, सुख संपत्ति भी एक व्याकरण की दृष्टि में युग्म शब्द है। धन धाम शब्द भी व्याकरण की दृष्टि में युग्म शब्द है। और ज्ञान दीप, ज्ञान दीप शब्द भी व्याकरण की दृष्टि में युग्म शब्द है। और जय हिंद, जय हिंद शब्द भी व्याकरण की दृष्टि में युग्म शब्द है। और इसमें और भी एक शब्द आया है मातृभू, वह भी युग्म शब्द है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तो देखिए छात्रों, वहां पर द्विरूपी के दो ही शब्द इस कविता के निहित आए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। एक है शत शत, दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, इसीलिए इसको द्विरूपी शब्द कहते हैं हिंदी के व्याकरण दृष्टि से। और एक शब्द आया हुआ है कोटि कोटि, कोटि कोटि शब्द भी व्याकरण की दृष्टि में द्विरूपी शब्द ही कहलाएगा। तो छात्रों, इन शब्द के अलावा सभी शब्द जो है, जो जोड़ी शब्द भी कहते हैं आप कन्नड़ में, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण दृष्टि में युग्म शब्द और द्विरूपी शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। तो छात्रों, अभी आपका हो गया पाठ के कवि का परिचय और कविता का आदर्श वाचन, और इस कविता के निहित आने वाले कुछ व्याकरणांश को, जो विलोम शब्द, युग्म शब्द और द्विरूपी शब्दों को मैंने यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखा है, उसी का भी हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। और समझकर अब आगे हम इसको एक एक विवरणात्मक रूप से इस पद्य को मैं आपको समझाऊंगा। तो छात्रों, ध्यानपूर्वक अपने अपनी पुस्तकें देखते हुए
मेरे विवरण को ध्यानपूर्वक सुनते रहें। देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं, हे भारत माँ, तुझको शत शत बार प्रणाम। तुझको हम जितनी बार प्रणाम करें, तुझको हम जितनी बार नमस्कार करें तो कम ही है। इसलिए कहते हैं भगवती चरण वर्मा, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। हे अनेक अमरों को तुमने जन्म दिया है, अनेक अमर सेनानियों को, अमर व्यक्तियों को तू जन्म दी है, इसलिए बहुत सारे अमर लोगों की तू क्या है, माँ है, जननी है, इसलिए तुझको शत शत बार प्रणाम। हे माँ, तुझको शत शत बार प्रणाम कहते हुए भगवती चरण वर्मा कहते हैं, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, कुछ ही महान अमर व्यक्तियों के नाम यहाँ पर देते हुए भगवती चरण वर्मा ने कहते हैं, तेरे गोद में जो आराम कर रहे हैं, शायद सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जो बुद्ध हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, भगवान श्री राम हो सकते हैं, और भी अनेक अमर व्यक्ति तेरे ही उर में, तेरे ही क्षेत्र में, तेरे ही दायरे में आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उन सब की जननी तुम हो। श्री राम की जननी तुम हो, श्री बुद्ध की जननी तुम हो, श्री महात्मा गांधी जी की जननी तुम हो, और भी अनेक महान अमरों की जननी तुम हो। इसलिए मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसलिए हे माँ, तुझको शत शत बार प्रणाम। और कहते हैं, हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने। हे माँ, तेरे आस्थान में, तेरे क्षेत्र में कितने हरे भरे सुंदर सुहाने से खेत हमको दिखते हैं, कितने सुंदरता के रूप से आपने इन खेतों को संवारा है। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। उन सब खेतों में फलों से, फूलों से भरे हुए हैं। वन हो सकते हैं, उपवन हो सकते हैं, खेत हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो, उन सब जगहों पर तुमने अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से फूलों को, फलों को भरा हुआ है, भरे हुए हैं। खेतों में अनाज उग रही है, जंगलों में फल उग रहे हैं, खेतों में अनेक पेड़ पौधों पे फल, पौधे, फूल सब उग रहे हैं। इन सब की कृपा है, हे भारत माँ। और कहते हैं, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हे माँ, तेरे अंदर अपार खनिज भरा हुआ है, हाँ, बहुत सारा, बहुत कीमत, बहुत ही पैसों वाला, बहुत ही कीमत वाला खनिज वस्तु, खनिज धाम तेरे अंदर भरा पड़ा है। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। उन सब खनिज वस्तुओं को, उन सब रुपयों को, उन सब पैसों को, उन सब अपने वस्तुओं को, हे भारत माँ, तुम मुक्त हस्त से बांट रही हो, मुक्त मनस से बांट रही हो। कोई भी विचार न करते हुए, कोई भी पाबंदी लगाते हुए, कुछ नहीं करते हुए, मुक्त हाथ से उन सब खनिजों को तुम बांट रही हो। सुख संपत्ति धन धाम, सुख को बांट रही हो, धन को बांट रही हो, संपत्ति को बांट रही हो, सबको बांट रही हो। आज फिर भी मनुष्य दुखी में है। कारण सिर्फ इतना ही, वे
परिश्रमी नहीं है। आज चाहे कोई भी व्यक्ति तेरा दिया हुआ आशीर्वाद लेकर सुखी रह सकता है, परंतु दुखी नहीं हो सकता। यदि दुखी है तो वे भारत माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, भारत माँ के कहने पर नहीं चला। इसीलिए तूने अपने अंदर भरे हुए इन सभी खनिजों को मुक्त हस्त से बांट रही है। उन मुक्त हस्त से बांटे हुए खनिजों को हम स्वीकार करके सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं। संपत्ति पाकर हम आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हम अपने अपने घरों में धन धाम, हम अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। इसलिए तेरे अंदर भरा हुआ वह अपार खनिजों का तुम क्या कर रही हो? मुक्त हस्त से सभी को बांट रही हो। सभी तेजी से पाए हुए सुख संपत्ति को लेकर अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में आराम कर रहे हैं। इसीलिए मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसलिए भगवती चरण वर्मा ने कहते हैं, हे माँ तुझको शत शत बार प्रणाम। शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं यहाँ भगवती चरण वर्मा, और आपको भी प्रणाम करने के लिए, आप सभी छात्रों को प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, मातृभू शत शत बार प्रणाम। और कहते हैं, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। भारत माँ के एक हाथ में क्या है? न्याय पताका है। एक हाथ में न्याय पताका लिए हुए और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लिए हुए भारत माँ सभी को ज्ञान दे रही है, सभी को न्याय दिला रही है। सभी उसी से न्याय पा रहे हैं, सभी उसी से ज्ञान पा रहे हैं। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ। इन दो अस्त्रों से, न्याय पताका और ज्ञान दीप, इन दो अस्त्रों से जग के रूप को ही बदलने के लिए भगवती चरण वर्मा भारत माँ को कह रहे हैं, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, इस जग के रूप को तुम बदल दो। जगत में बहुत अन्याय हो रहा है, समाज में बहुत चोरियां हो रही हैं, समाज में बहुत अन्याय हो रहा है, धोखाबाजी हो रही है, समाज में बहुत अन्याय बीत रहे हैं। इन अन्यायों से समाज आज कलुषित हो गया है। इसलिए इस जगत के रूप को ही बदल दे। तेरे साथ हम कोटि कोटि लोग हैं, करोड़ करोड़ लोग तेरे साथ हम हैं। हे भारत माँ, कहते हुए भगवती चरण वर्मा कहते हैं, गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। देखिए, तेरे इस जगत के रूप बदलने के साथ सभी जगह कौन सा नारा गूंजना उठे? जय हिंद। जय हिंद का अर्थ विजयशाली। हमने विजयशाली प्राप्त कर ली, हम विजयशाली हो गए। इसके सभी जगह आज जय हिंद का नाद गूंज उठे। इस तरह तुम इस जगत के रूप को बदल दो। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसलिए हे भारत माते, तुमको शत शत बार प्रणाम। इस प्रकार आशा करता हूँ आप सभी को इस मातृभूमि कविता बहुत ही आसान तरीके से मालूम हो गई होगी, तो आप बहुत ही आसानी से इस कविता को समझ ही गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इस मातृभूमि कविता को पढ़ाया है। 10वीं कक्षा की पहली कविता मातृभूमि ही है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक मन में पढ़ लें, और पढ़ने के बाद यदि आपको
जानकारी नहीं मिली तो यह कविता आपको मालूम नहीं हुआ, इसके निहित और भी कुछ शब्द या कुछ विवरण देने में कमी रह गई तो मुझे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस कविता और एक बार पढ़ाऊँगा और सभी छात्रों को समझाऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी को मातृभूमि कविता मालूम हो गई होगी, ज्ञात हो गई होगी, इसलिए आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए। धन्यवाद।